हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। दिस इज मी डी आर पुजारी। आज हम बात करेंगे एचपी जुडिशरी 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जाम था, उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व पेपर इस वीडियो में, लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपका इससे क्या होगा कि आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगा कि हिमाचल जुडिशरी में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज आपको देना है। लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो उसमें सीपीसी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, एविडेंस में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी लिस्ट अपने प्रिपेयर कर रखी है। तो उसको हम इस तरह से इवैल्यूएट करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए एंड तक। और 150 एमसीक्यूज भी हो जाएंगे आपके, और आपको ट्रेंड भी समझ आएगा किस लेवल पे आपको प्रेपरेशन करनी है एचपी जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द एचपी जुडिशरी प्री एग्जाम 2023 का जो एग्जाम हुआ था, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपका 9 जुलाई 2023 को होगा। देखो, सबसे पहले आपको सिविल लॉ वन हम डिस्कस करेंगे। सिविल लॉ वन में देखो, आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो आप, सीपीसी यहाँ पे सिलेबस है। ये आपका 5 सब्जेक्ट है इसमें। इवन जो स्क्रैप हुए क्वेश्चन, लास्ट टाइम स्क्रैप भी हुए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे डिटेल बना रखी है। आपका सीपीसी से 21 क्वेश्चन, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से 18 क्वेश्चन, एसआरए से 6 क्वेश्चन, इंडियन स्टैम्प एक्ट से 1 क्वेश्चन, एचपी कोर्ट एक्ट से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रैप हो गए थे। अब देखो यहाँ पे वेटेज क्या है कि सीपीसी पे आपको अच्छे से फोकस करना है, एविडेंस पे अच्छे से करना है, एसआरए छोटा सा है बट आपको फोकस अच्छे से करना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इंडियन स्टैम्प एक्ट में इस बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, बट ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन है। अगर आप इसका पिछले, इससे पहले के पेपर देखोगे तो वहां पे 5-6 क्वेश्चन भी स्टैम्प एक्ट से पूछे, तो इसको भी करना है। हो सकता है इस बार 3 या 4 क्वेश्चन इससे आए, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। बट पार्शियलिटी नहीं करनी है, अच्छे से यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को वेटेज देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अब किस तरह के क्वेश्चन, ट्रेंड क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। Accused X after committing murder comes to his wife and disclosed to her about the said murder this communication। अब तो डायरेक्ट सेक्शन से ही कुछ पूछा गया, सेक्शन आपका जो 122 है एविडेंस एक्ट का, रेलेवेंट इनएडमिसिबल, रेलेवेंट पर इनएडमिसिबल, नॉट रेलेवेंट हियर से। तो देन ये क्या, रेलेवेंट बट इन, रेलेवेंट तो है वो बट इनएडमिसिबल है। फैक्ट तो रेलेवेंट है बट 122 की बार लग जाएगी, ठीक है। 122 एविडेंस एक्ट। हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्पेटेंट टू विटनेस अगेंस्ट ईच अदर। वहीं से सेम क्वेश्चन आ गया 122, 120 से आ गया क्वेश्चन, सेम सी है। तो इसमें क्या, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ में वो गवाही अपना विटनेस हो सकते हैं, कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिलेटिव है तब भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। देन थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोपोंडेड दैट एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया हुआ है सेक्शन से, 31 से है। कम से कम आपका जो कंटेंट है, इंडेक्स से उसको अच्छे से करो, कई बार इंडेक्स से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। देन चूज असर्शन। अब देखो हिमाचल में ट्रेंड है कि आपका असर्शन वगैरह से भी क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असर्शन क्या है, लुनेटिक इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अब सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से ये क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंट विटनेस की बात करें तो 118 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। लुनेटिक इज नॉट, मतलब लुनेटिक भी हो सकता है कॉम्पिटेंट विटनेस का, जब वो लूसिड पीरियड में होगा, इंटरवल पीरियड में। All person are competent to answer unless prevented from understanding the question or cannot give rational answer to question due to tender years, extreme old age disease। अब इन क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा, जो असर्शन दी क्या उसको रीजन सही है, नीचे जो रीजन दे रखा है। अब ये पूरा बेरेक्ट की लैंग्वेज है। जब आप बेरेक्ट की लैंग्वेज पे जाओगे और एक्सप्लेनेशन जाओ, एक्सप्लेनेशन देखोगे 118 की, क्योंकि आपको बेरेक्ट केयरफुली करना है हिमाचल के लिए, तो 118 से क्वेश्चन है, ए आ जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रैप किया गया यहाँ पे, ये भी एविडेंस सही था। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू। मतलब एक, अब देखो कंक्लूसिव प्रूफ अगर देखोगे सेक्शन 4 के अंदर, शैल पर जो, मे पर जो, कंक्लूसिव प्रूफ, और सेक्शन 112 और 41 एक्सेट्रा कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। तो इट इज मैंडेटरी presumption, it is irrevertible presumption, the court may at its discretion allow evidence to revert the presumption। ऊपर पूछा है अनट्रू। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होते हैं, हम ना ये चीजें बहुत मिस्टेक करते हैं, जो आप मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, ट्रू और अनट्रू। अब अनट्रू क्या है, देखो ये मैंडेटरी भी है और इरिवर्टेबल भी है, ठीक है। तो मतलब मे वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, शैल वर्ड आएगा। डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका सेक्शन 4 में ही क्लियर किया गया ये। Then question number 7, a document is transcribed from a copy of another document. After the transcribed,
copy is prepared, the same is compared with the copy of original document under the Indian Evidence Act 1872. The transcriptions of prepare. अब जो सी प्राइमरी ना सेकेंडरी बोल रहा है। अब देखो इसमें ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था आपका, सेक्शन 63 से ये क्वेश्चन था, ठीक है। सेक्शन 63 जब आप सेकेंडरी एविडेंस देखोगे वहां पे क्लॉज ए बी सी करके दिए हुए, डॉक्यूमेंट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ कॉपी ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट। तो वो कॉपी से बनाया गया, ओरिजिनल से नहीं बनाया गया, कॉपी से बनाया गया। आफ्टर ट्रांसक्राइब्ड कॉपी इज प्रिपेयर, कॉपी प्रिपेयर की सेम इज कंपेयर विद द कॉपी ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल से कंपेयर नहीं किया, ओरिजिनल से कंपेयर किया होता तो वो आपका सेकेंडरी आ जाता। तो ये ओरिजिनल से कंपेयर नहीं किया, किससे कंपेयर किया, कॉपी से कंपेयर किया। दैट्स वाई ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था। बट अगर आपने डायरेक्ट इसको अच्छे से कर रखा होगा सेक्शन 63 और 62, तब ये भी आपका डुएबल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा सेक्शन 63 क्लॉज 3 एविडेंस एक्ट का, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर विद द ओरिजिनल, मेड फ्रॉम द ओरिजिनल और कंपेयर विद द, या तो आपने ओरिजिनल से बनाया हो या कंपेयर भी ओरिजिनल से करना पड़ेगा आपको, ना कि कॉपी से, तभी वो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन एविडेंस एक्ट इनकॉर्पोरेट द रूल ऑफ रेस्ट गेस्ट। तो ये तो क्लियर है सेक्शन 6 से, गलत होने के चांसेस ही नहीं है। 104 से क्वेश्चन था, विद रिस्पेक्ट टू द बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर 104 इंडियन एविडेंस एक्ट, choose the correct response between the two statements given below. The prosecution wishes to prove a dying declaration by. The prosecution must prove by his death. अब ये बोलता है दोनों करेक्ट है। देखो 104 बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, जो असर्ट करेगा फैक्ट। जो अब डाइंग डिक्लेरेशन डेथ के मस्ट प्रूव द डेथ, तो ऑब्वियसली डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहे तो डेथ, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या होना चाहिए, डेथ होनी चाहिए, तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन होगा। अगर कोई पर्सन की डेथ नहीं होती और स्टेटमेंट देता, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होती, और उसकी अपनी डेथ के बारे में होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देन 10 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स अंडर द एचपी कोर्ट एक्ट, ठीक है। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव जुरिसडिक्शन ऑल। अब देखिए अमेंडमेंट हुआ है एचपी कोर्ट में, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। ये अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट से आया 1976 कोर्ट एक्ट से। देखो कोर्ट एक्ट से एक क्वेश्चन आपको यहाँ बन गया, लोकल एक्ट से। देन नेक्स्ट इज द, ये भी लोकल एक्ट से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग गिवन पावर टू कन्फर द जुरिसडिक्शन स्मॉल कॉज कोर्ट टू कोर्ट ऑफ सिविल जज, मतलब सिविल जज को कब स्मॉल कॉज कोर्ट की पावर दी जाएगी, for the trial of suit cognizable by small cause court up to such value not exceeding 2000 rupees। बी ऑप्शन होगा, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल नोटिफाई करता है, वो उसको पावर देता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है सेक्शन 13 ऑफ एचपी कोर्ट एक्ट जब देखोगे एक्सप्लेनेशन में तो आपको मिल जाएगा वो। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट। अब देखो स्टैम्प एक्ट से क्वेश्चन आया था, where in the case of any sale several instruments are employed for completing the transaction, choose in incorrect। अब यहाँ पे पूछा है आपको, देखो क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको करेक्ट इनकरेक्ट केयरफुली आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। आधे बच्चे इसी में मिस्टेक कर जाते हैं कि वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। अब देखो द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ओनली शैल बी चार्जेबल विद द ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल। तो और सेकंड थिंग, the other instrument shall be charged with the duty of 1 rupees instead of the duty of the prescribed। ये इसका इनकरेक्ट होगा। सेक्शन 6 आप जो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 6 देखोगे एचपी कोर्ट एक्ट के, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टैम्प एक्ट तो है सेक्शन 6, लेकिन हिमाचल में कुछ स्टैम्प एक्ट के प्रोविजन अमेंडेड है, तो आपको वो अमेंडेड प्रोविजन वहां पे रीड करने पड़ेगा। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट है, हिमाचल की एचपी एक्साइज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे भी आपको एचपी में जो अमेंडेड प्रोविजन है वो यहाँ पे रीड करना है। इसका वी ऑप्शन था, ठीक है, जो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट। देन अब इसमें एडिशन न्यू सेक्शन भी ऐड किया गया, हिमाचल अमेंडमेंट जो स्टैम्प एक्ट है वो सेक्शन 6 है, और आपके सिलेबस में भी एचपी जो स्टैम्प एक्ट है वो एप्लीकेबल है, ना कि इंडियन स्टैम्प एक्ट। बाकी प्रोविजन तो सारे एप्लीकेबल होंगे, जो अमेंडेड है वो हिमाचल के ही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, सिंपल सेक्शन 9 से क्वेश्चन है, कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं, ऑब्वियसली एक्सपल्शन फ्रॉम द कास्ट, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। देन चूज, ये फिर से असर्शन और रीजन, देखो एक ऊपर असर्शन रीजन आएगा, सेकंड क्वेश्चन है सूट मे बी बार फ्रॉम कॉग्निजेंस ऑफ सिविल कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये भी सेक्शन 9 से ही है। अ कोर्ट शुड नॉट कॉन्टिन्यूस मैटर इंजरियस टू द अगेंस्ट द पब्लिक वेल, तो ऑब्वियसली दोनों ये क्या है, ये कोर्ट शुड नॉट कॉन्टिन्यूस मैटर
इंजरियस टू एंड अगेंस्ट द पब्लिक, ऑब्वियसली जो पब्लिक को इंजरियस करता है, हार्म करता है, उसके कोर्ट भी कंटिन्यू रहेगा उस मैटर पे। तो देन ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एज पर द ऑफिशियल आंसर की भी सही है, ए है। विच ऑफ द सिचुएशन इज कवर इन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्टिव रेशियो था। देखो सेक्शन 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, सीपीसी का। तो वहां पे जो एक्सप्लेनेशन है, सारी एक्सप्लेनेशन की एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए एक्सप्लेनेशन किससे रिलेट करती है। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे 4, ठीक है। थर्ड में आपका डायरेक्ट कंस्ट्रक्टिव डायरेक्ट रेशियो करा जाता है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेशियो कटा। देन 16th क्वेश्चन, सिविल कोर्ट jurisdiction should be readily inferred unless expressly provided under any statute. There is no presumption in favor of ठीक है। देखिए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से असर्शन आ गया यहाँ पे। सिविल कोर्ट jurisdiction शुड बी रेडिली इन्फर्ड, और ऑब्वियसली ये jurisdiction से रिलेटेड है। सेक्शन 9 से 2 क्वेश्चन हो गए। देयर इज नो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द कोर्ट jurisdiction। तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ए इज ट्रू, बी इज jurisdiction के रिगार्डिंग क्या है, प्रिजम्पशन भी है, प्रिज्यूम किया भी जा सकता है। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा, एज पर ऑफिशियल आंसर की भी यही ऑप्शन है। Plaintiff C present his plaint in court of original jurisdiction against defendant D. The defendant resists the plaint, claiming that the matter in issue is also directly and substantially in issue in the previously instituted suit between the same parties in the United Kingdom. After hearing the parties on res sub judice, the court exercised the power contained in section 151 and stay the proceeding. Choose the correct response with respect of section 10 of the CPC. तो section 10 से क्वेश्चन तक, section 11 से दो, तीन क्वेश्चन हो गए सेक्शन 11 और 10 से। 9, 10, 11 इसी से तो 3-4 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ऑर्डर, क्या द कोर्ट प्लेंटिफ रिप्रेजेंट इज प्लेंट द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction against defendant D. The defendant is the plaintiff claiming that the matter in issue is also directly and substantially in issue of previously instituted suit between the same parties United Kingdom, ठीक है। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज रेस्ट सब जुडाइस, अगर वो पेंडिंग होता तो एक्सप्लेनेशन लग जाती है यहाँ पे, द ऑर्डर इज लीगल एंड द कोर्ट में स्टे द सूट इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कर सकता है, 151 में भी कर सकता है, ठीक है। और ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो इसका डी आंसर उन्होंने ऑफिशियल अकॉर्डिंग दिया हुआ है, सेक्शन 10 से था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फॉरेन जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव। अब इसमें ऑल ही आएगा, क्योंकि फॉरेन, देखो ये सेक्शन 14 से है, सेक्शन 13 से है, 9, 10, 11, 13 से ही काफी क्वेश्चन सीपीसी के पूछे गए थे। वेर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, क्लियर है आपका। जब आप 13 देखोगे डायरेक्ट से ही लैंग्वेज है। वेर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस, क्लियर है। इट इज इट वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, ऑल अप अबव यहाँ पे आ जाएगा। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स, नो ऑब्जेक्शन एज टू, no objection as to competence of a court with reference to the pecuniary limit of its jurisdiction shall be allowed by the appellate or divisional court unless such objection was taken the court of the first instance and at the earliest possible opportunity. Such an objection was taken at or before the settlement of issue, there has been consequent failure of justice. ये भी आपका सेक्शन 21 से क्वेश्चन लिया गया कि एपलेट कोर्ट कब आप jurisdiction का ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल 3 कंडीशन आर मस्ट को एग्जिस्ट। आप अगर डायरेक्ट लैंग्वेज देखोगे तो क्लियर। तो आपको क्या करना है, देखो जब इसे स्टेटमेंट वाला होता है 1, 2, 3, तो वेरेक्ट से ही निकाले होते हैं। वेरेक्ट में जैसे देखा होगा कभी और करके दिया होगा, पहले एक स्टेटमेंट होगा, फिर और होगा, फिर स्टेटमेंट, फिर और होगा। तो वो और करके क्या बना दिया उन्हें, 3 स्टेटमेंट बना दी। तो आपको वेरेक्ट यहाँ पे केयरफुली रीड करने हैं। देन where the former suit was dismissed because of the principal res judicata bill apply। अब यहाँ पे देखो, want of jurisdiction, non joinder of parties, misjoinder of parties, relief claimed but not granted। तो relief claimed but not granted, तो obviously principal res judicata bill apply इस पे हो जाएगा, लेकिन want of jurisdiction एक्सेट्रा पे नहीं होगा। तो सेक्शन 11 का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज where the appellate has withdrawn the appeal filed against a decree passed ex parte is application appellate। अब ये देखो ऑर्डर 9 रूल 13 की एक्सप्लेनेशन जब देखोगे आप, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसका मेंटेनेबल होगा कि मतलब अगर अपील फाइल कर दी, अपील को विड्रॉ कर दिया, फिर आप ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपील डिस्पोज ऑफ होगी, ठीक है, उसके बाद आप वापिस ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, तो मेंटेनेबल आएगा। ये एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी डील विद इंटरप्लीटर सूट, क्लियर है कि ऑर्डर नंबर
देखो सीपीसी के ऑर्डर नंबर तो पता ही होना चाहिए कि कौन सा ऑर्डर किससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे ऑर्डर 35 है, इंटरप्लीडर सूट से डील करता है। और डॉक्यूमेंट शैल बी डीम टू एडमिटेड वेयर a party is called upon to admit, fail to deny specifically or by necessary implication. A party is called upon to admit, fail to deny in the pleading, fail to deny in reply to the notice to admit document. तो all जगह डीम्ड एडमिटेड माना जाएगा। डीम्ड एडमिटेड मतलब लीगल फिक्शन की जाएगी। तो डी होगा। ये ऑर्डर 13 से था। और जब आप और इस चीज को कहाँ पे मिलेगा आपको ये क्वेश्चन का आंसर, ऑर्डर 13 रूल 2A सीपीसी। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि मुझे ऑर्डर सिर्फ मैन ऑर्डर नहीं करने हैं, आपको ऑर्डर 12, 13, 11, डिस्कवरी, इंटेरोगेटरी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कभी ए मिसलीनियस जिसको हम सोचते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अबेटमेंट ऑफ सूट, ये ऑर्डर 22 से था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब फिर से यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ द राइट टू सर्वाइव। ऑब्वियसली अगर राइट टू सर्वाइव है तो कोई अबेटमेंट नहीं होगा। ठीक है। इन केस ऑफ ये ऑर्डर 22 रूल 1 में दिया हुआ है। In case of more than one plaintiff or defendant is there, the death of one plaintiff or defendant will not result in abatement of suit if the right to survive. जब आप ये क्लॉज 2 इसका रूल 2 देखोगे, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल डिफेंडेंट, ये 3 देखोगे आप इस तरह से। पूरे आपके रूल 1, 2, 3 उसमें से क्वेश्चन डाला गया है। फोर्थ यहाँ पे डाला गया है जो कि इनकरेक्ट है। The legal representation of the deceased defendant will not be allowed to file additional written statement or statement of objection, even though such statement of objection could have been raised by the deceased defendant. देखो अगर उसको हमने राइट दिया है एलआर को, तो उसके पास राइट भी है, एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट भी वो फाइल कर सकता है। ठीक है, उसने भी तो अपना डिफेंस लेना है। अब जिसकी डेथ हो तो हो चुके डेथ, ठीक है, आफ्टर दैट उसको भी वही राइट, सेम राइट इम्प्यूटेड होंगे उस पर्सन के ऊपर भी। तो डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ये कहां से था क्वेश्चन आपका, ऑर्डर 22 रूल 1 to 4, चारों रूल, 4 ऑप्शन थे, चारों रूल से दिया हुआ था। जब आप उसको रीड करोगे डायरेक्ट से ही क्वेश्चन था, कहीं बाहर से नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंटाइटल टू एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस अंडर द सीपीसी। तो ये जब सेक्शन आप 133, 135, 134 ये सारे देखोगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। यहाँ पे जो एज पर ऑफिशियल की भी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो यहाँ पे नॉट इंटाइटल है। देखो एग्जाम्पशन, प्रेसिडेंट को एग्जाम्पशन मिल जाएगा, लिस्ट आपके पास बनी हुई है वहां पे डायरेक्ट में, पब्लिक ऑफिसर एक्सेट्रा, बट यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। तो इसलिए 35A से ये क्वेश्चन था, आप चेक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑर्डर 3, ऑर्डर 10, ऑर्डर आपका 13 एंड ऑर्डर 15। तो ऑर्डर यहाँ पे 13 एडमिशन, क्योंकि एडमिशन ऑर्डर 12 है, ऑर्डर 13 डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट मैच होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा ऑर्डर 13 सीपीसी डील विद प्रोडक्शन, इम्पॉर्टिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, बट यहाँ पे क्या दिया, सी दिया एडमिशन, तो एडमिशन से ऑर्डर 12 है। तो आपको ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए। देखो एक इंटरप्लीडर से आ गया ऑर्डर का, डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर से आ गया, एक 27 क्वेश्चन भी ऑर्डर से ही है। तो कितना इजी है, ऐसा भी नहीं कि टफ है, बट आपको छोटे माइनर माइनर से चीजों का ध्यान देना है प्रीलिम्स के लिए, और डायरेक्ट अच्छे से करना है। Which of the following provision of CPC deal with the appointment of receiver? ये भी ऑर्डर से, ऑर्डर 41 है, ठीक है, सॉरी ऑर्डर 40 है, तो ऑर्डर 40 आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर से असर्शन आ गया, रीजन आ गया, where the plaintiff omit to show in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue for portion of so omitted or relinquish, even litigation must reach its finality। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ऑर्डर 2 रूल 2, ठीक है, जो मेन कोर एरिया से ही क्वेश्चन, 9 से भी क्वेश्चन था, 10 से भी क्वेश्चन था, 11 से क्वेश्चन थे, आपको ऑर्डर 2 रूल 2 से क्वेश्चन थे, जुरिस्डिक्शन 21 से आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन है कि अगर एक बार रिलिंक्विश कर देते हो आप विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, आफ्टर दैट चाहे वो फाइनलिटी में भी पहुंच जाता, यू कैन नॉट क्लेम अगेन, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ऑर्डर 2 रूल 2 से क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सीपीसी डील विद रिवीजन। अब ये पूरा डायरेक्ट बेस्ड है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 115 है जो रिवीजन से डील करता है, रिवीजन टू हाई कोर्ट में होता है सीपीसी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील विद द इनहेरेंट पावर ऑफ द सीपीसी, 151 है, तो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेक्शन से ही क्वेश्चन था। और अंडर सेक्शन 64 ऑफ सीपीसी, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट, अगर कोई प्रॉपर्टी सीपीसी के अंदर अटैच हो जाती है और उसके बाद वो उसको एलिनेट करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, वो वॉइड हो जाएगी। तो ये सीपीसी के लास्ट जो क्लॉज होगा वहां पे आपको मिल जाएगा 64 का, सेक्शन 64 में सी वॉइड होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी मेक्स इज मैंडेटरी टू सर्व नोटिस इन राइटिंग ओनली, तो वो बी है आपका 142 है, 142, 146, 145, ये सेक्शन भी आप थोड़ा सा देख लेना एग्जाम पर्पज से, प्रीलिम्स अगेन पर्पज से, तो मेंस में तो ऐसे भी कोर एरिया ही आता है आपका। देन यहाँ पे ऑर्डर 32 ऑफ द सीपीसी डील विद, अब देखो ये स्पेशल ऑर्डर का हेडिंग आपको पता होना चाहिए, मेक श्योर कि आपके ऑर्डर की हेडिंग लिस्ट बना लो, ऑर्डर 1 से लेकर 51 तक हेडिंग पता होना चाहिए, कौन सा ऑर्डर किससे डील करता है। अंदर की बात तो बाद में, पहले ऑर्डर पता होना चाहिए, 3-4 क्वेश्चन तो ऑर्डर से ही आए होते, ठीक है। सी सूट बाय और अगेंस्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। और देन नेक्स्ट इज इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब आपका कहाँ पे आ गया, ये सीपीसी के क्वेश्चन थे, एविडेंस के थे, अब आपका एसआरए से, क्योंकि 6 क्वेश्चन एसआरए से भी आए थे। In a suit for specific performance contract, the plaintiff has not claimed any compensation for his breach. In addition, in addition, uh, in addition to such specific performance, if in any such suit, the court is of the opinion that specific performance ought to be granted, and to do justice, some compensation for breach of the contract should also be awarded. The plaintiff choose the मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, देखो यहाँ लिखा मोस्ट, रीजनेबल आंसर क्या है इसका, तो नो कॉम्पनसेशन कैन बी ग्रांटेड सिंस नो सच क्लेम इज देयर फ्रॉम द प्लेंटिफ, notwithstanding the claim, a court can grant compensation using inherent power. Plaintiff should be allowed to amend the plaint at the earliest and claim compensation. Plaintiff should be allowed to amend the plaint at any stage of proceeding and claim compensation. आप जब एसआरए पढ़ते हो, एसआरए के ना बिल्कुल प्रोवाइजो में दे, 21 के प्रोवाइजो में दे रखा है, ठीक है, या फिर 34 की प्रोवाइजो में दे रखा है, ये तो 21 से क्वेश्चन है, उसके प्रोवाइजो में आपको मिल जाएगा ये, कि उसको अमेंड करने के, अमेंड कर सकते हैं वो, लेटर ऑन भी आप उसको क्लेम करते हैं एट एनी स्टेज पे। तो एट एनी स्टेज, ये चीजें बहुत ध्यान से आपको रीड करनी है, यही तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिस्टेक्स हो जाती है। सेक्शन 20 से क्वेश्चन था, नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अंडरटेकन unless the party who suffered due to the breach of contract has given a notice in writing or for not less than 2 party in breach calling upon him to perform the contract within such time as specified in notice, and on his refusal or failure to do so he may get the same performed by third party or by his own agency। अब देखो सेक्शन 20 को सब्स्टिट्यूट किया 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा, यहाँ पे 30 डेज का टाइम पीरियड है, पूरा बेरेक से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 36 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रैप हो गया। सेक्शन 6 से क्वेश्चन है, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉ इन फोर्स, ही और एनी person though whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, such suit must be filed within c 6 months from the date of disposition। अब ये भी डायरेक्ट से ही आया था, डायरेक्ट पे आपको अच्छे से कमांड करनी है, ठीक है, एज पर आंसर की और डी दिया हुआ था, बट 6 मंथ होगा, ठीक है, आप 6 मंथ ही कर देना। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एनी पर्सन, अब 34 से क्वेश्चन आया था जो डिक्लेरेटरी डिक्री के रिगार्डिंग है, any person entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against any person denying his title to such character or right. The court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled. The plaintiff need not in such suit ask for any further relief. The court shall make such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than mere declaration is title omit to do so। अब यहाँ क्या पूछा आपको, फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा है, जब आप देखोगे तो वहां पे प्रोवाइजो दिया दे रखा है, सेक्शन लास्ट लाइन जो फर्दर रिलीफ के रिगार्डिंग, आपको फर्दर रिलीफ क्लेम करना पड़ेगा तभी कोर्ट आपको ग्रांट करेगा, अदरवाइज अगर फर्दर रिलीफ क्लेम नहीं करोगे तो ग्रांट नहीं करेगा, तो इसलिए डी या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, परपेचुअल इंजंक्शन डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन आपका ऑर्डर 39 और 39 सीपीसी डील करता है, परपेचुअल 38 डील करता है एसआरए में, परमानेंट इंजंक्शन। In case whereto Mr. X applies for an injunction to prevent the breach of contract, the performance of which would not be specifically enforced, the court shall refuse to grant injunction in such matter। ये आपका 41 से क्वेश्चन है, 41 की लिस्ट है, ए से ए बी सी डी ई से होगा, ई 41 ई से क्वेश्चन होगा, आई थिंक, हाँ 41 से क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लेना, वो लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए जो 41 में दे रखा है एसआरए के अंदर। With respect to the estoppel, which following is incorrect, estoppel is a question. The estoppel aim to prevent fraud and secure justice between the parties by promoting honesty and good faith. Estoppel is the rule of evidence. Estoppel is applicable against the statute, all right। अब देखो यहाँ पे
क्या इनकरेक्ट पूछा गया, तो आपको इनकरेक्ट, या ये इनकरेक्ट पूछा गया है, ये देखो इनकरेक्ट, तो यहाँ पे पहला भी करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट वन करेक्ट, सेकंड वन करेक्ट, ये रूल ऑफ एविडेंस है। थर्ड वन इनकरेक्ट है, बिकॉज थर्ड स्टॉपर इज एप्लीकेबल अगेंस्ट अक्यूज, वो स्टैट्यूट के अगेंस्ट कभी भी आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थर्ड वन, तो सी यहाँ पे ऑप्शन है का 115 से क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट इज एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन था, विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। अब यहाँ पे भी फिर से, क्योंकि हिमाचल में ये बहुत मिस्टेक्स रहती है बच्चों की, वो इनकरेक्ट और करेक्ट ही नहीं पढ़ते हैं, तो वो सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं, उनको लगता है मुझे आ जाता है, और वो गलत हो जाता है, माइनर से मिस्टेक हो जाती है आपकी। और आपको पता है कि आपकी एक मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाती है, अगर आपके मान लो सपोज कट ऑफ 115 के आपके 114 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, तो आप बाहर हो जाओगे, मेंस नहीं दे पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल केयरफुली आपको करना है। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज जैसे करते हैं, एमसीक्यूज लगाओ, टेस्ट सीरीज, अच्छा हमारी टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट होने वाली है 25 जैन से, अपना विक्ट्री प्लान स्टार्ट करना है। साथ में अगर कोई अभी 25 जैन से नहीं कर पा रहा है, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो नेक्स्ट 7 फेब से हमारे पास दूसरा एक नॉकआउट प्लान है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा मास्टर स्ट्रोक प्लान 3rd जैन से चला हुआ है, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, the judge may to discover or to obtain proper proof of relevant fact ask any question he pleases. Such question may be asked to any witness or the parties about any fact. The question asked must be relevant question only. देखो, अगर आप सेक्शन की वेरेक्ट की लैंग्वेज देखोगे सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट का, तो वहां पे आपको रेलेवेंट और इलेवेंट वो दोनों क्वेश्चन को पूछ सकता है जज, ठीक है, बट जो जजमेंट होनी चाहिए ड्यूली प्रूव्ड और रेलेवेंट फैक्ट पे होनी चाहिए, पर क्वेश्चनिंग दोनों कर सकता है जज। तो सी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है, सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका केस लॉ से पता होना चाहिए। यहाँ भी पूछा है आपको, इनकरेक्ट पूछा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपने देखोगे इनकरेक्ट के बारे में बात करें। The circumstances from which inference is sought to be drawn must be cogently and firmly established. Those circumstances should be in definite tendency. The circumstance must be unerringly pointed out the guilt innocence of the accused. ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सर्कमस्टेंस ऑफ फोर्थ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। The defense counsel intending to cross-examine and contradict the person who lodges the first of all information report before the police and was called as a witness, the defense can do so only after showing the content of evidence। क्योंकि 145 से क्वेश्चन है आपका कंट्राडिक्शन का, तो आपको उसको कंटेंट बताना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट द रूल ऑफ रेलेवेंसी, तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉट रेलेवेंट, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके पास पावर है, एज पर ऑफिसर, एज पर द ऑफिशियल की भी यही आंसर है। Which of the following is leading case on the privileged communication between husband and wife। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस है, देखो राम भरोसे मैंने कहा था पिछली बार कि ये ऑप्शन लगाना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट अंडर 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो यहाँ पे क्या रेलेवेंट नहीं है, नॉलेज रेलेवेंट है, इलविल है, टूवर, करेक्टर वहां पे 14 के अंदर नहीं दिया, वहां पे मोटिव ही नहीं है, कई बार मोटिव आता है, तो मोटिव 14 के अंदर नहीं है, ठीक है, इंटेंशन वगैरह है, तो ये भी चेक कर लेना ध्यान से, समझ बेरेक्ट की कीवर्ड को अच्छे से समझ रीड कर लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर एज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 के अंदर क्या क्या कवर नहीं है, मोटिव तो है, प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी है, प्रेपरेशन भी, कॉज ऑफ इफेक्ट 7 में है, तो वो 7 में 8 में नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस वुड कवर द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्लेट कंडक्ट, सेक्शन 9, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल इजी पेपर था, इतना ज्यादा टफ भी नहीं था। In which of the following case does the Supreme Court permit the recording of evidence to video recording? तो ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में से प्रफुल्ला देसाई आपको मेंस में भी करवाया होगा, क्लास में भी करवाया होता है ये चीजें सर, ठीक है, तो मैक्सिमम आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकंड जो पेपर है आपका सिविल लॉ 2 रहेगा। सिविल लॉ 2 का पहले आप समझ लो कि सिविल लॉ 2 में सब्जेक्ट क्या है, और मैंने उसको कैसे कैटेगराइज कर रखा है सब्जेक्ट को अलग अलग करके। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर से 9 क्वेश्चन आए थे, एक स्क्रैप हो गया था। हिंदू मैरिज एक्ट, अब हिंदू लॉ आता है आपको, तो मैंने चारों को यहाँ पे ले लिया, हिंदू मैरिज एक्ट को भी डिवाइड कर दिया कि हिंदू लॉ को भी हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, गार्डियनशिप, अडॉप्शन। तो मैरिज एक्ट से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, सक्सेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, गार्डियनशिप से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, पिछली बार नहीं पूछा था, मे भी इस बार पूछ सकते हैं। अडॉप्शन से 1 क्वेश्चन था,
और लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 10 क्वेश्चन थे, छोटा सा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे। टीपीए 9 क्वेश्चन है, एक स्क्रैप हो गया था। रेंट एक्ट 8 क्वेश्चन है, 2 स्क्रैप हो गए थे, तो टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रैप हो गए थे, टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आपको इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देख के पता लग जाता है किस पे हमने कितना मेहनत किया। यहाँ पे आप इक्वल वेटेज दे सकते हैं, 10-10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ईच एंड एवरी सब्जेक्ट से रहेगा, यहाँ पे 5 के 5 सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आपको मैचिंग वाले बहुत मिलेंगे, केस लॉ वाले मैचिंग वाले बहुत मिले। तो ये हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट से था क्वेश्चन। तो जैसे वाइफ है, वाइफ को मेंटेनेंस का 18 में है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है, और डॉटर इन लॉ को आपको 20 में है, आपका चिल्ड्रन एज पेरेंट्स आपका 19 में होगा, डिपेंडेंट आपका 22 में होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह से आपको सेक्शन यहाँ पे अच्छे से रीड करने हैं। अंडर द पर्पज सक्सेशन एक्ट से फॉलोइंग टू कॉम्पिटिशन ऑफ डिग्री। तो ये फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग एग्नेट कॉग्नेट रिलेशनशिप शैल बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द intestate to the heirs in terms of the degree of ascent or descent or both. Only ascending generation would constitute a degree or not a descending one. Degree of ascent and descent shall not be computed on the। ये सेक्शन 13 से क्वेश्चन था, यहाँ पे सी आप सही रहेगा, पहले वाला ही यहाँ पे करेक्ट है, ये दो करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, बाकी इन अनट्रू है। ये सेक्शन से बिल्कुल सेक्शन की वेर लैंग्वेज ही यहाँ पे ऐड की गई है। थर्ड क्वेश्चन स्क्रैप किया गया, डिलीट किया गया। देन मैरिज एक्ट से क्वेश्चन था, एनी मैरिज सोलोमनाइज विल बी नल एंड वॉइड एज पर द हिंदू मैरिज, कब नल एंड वॉइड होगी? इधर पार्टी is spouse living at the time of marriage, obviously bigamist आ जाएगा। parties are not within the degree of property relationship with the customer uses, obviously section 5 से क्वेश्चन था, पूरे बिरक्ट की लैंग्वेज है पैड के। parties are not within the degree of property relationship with the customer, अगर कस्टमर ये है तो वो एप्लीकेबल। तो ए यहाँ पे ए एंड टू आर ट्रू। एक मिनट, parties are not, third, parties are not within the degree of property relationship if the customer uses another permit the two। देखिए ना, वो प्रॉपर्टी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका मुझे लगता है 5 से था, ये डी होना चाहिए क्योंकि ये तीनों ट्रू है यहाँ पे। नल एंड वॉइड, ओके, न तीनों में नल एंड वॉइड रहेगी, बट ये तीनों का था, डी होना चाहिए था, यहाँ पे ए गलती से टाइप हो गया। तो क्योंकि तीनों ये करेक्ट ऑप्शन थे। द पीरियड ऑफ prescribed सेक्शन 13B2 क्लॉज इतना कैन बी वेव्ड रिड्यूस, ये 13B से था जो म्यूचुअल कंसेंट वाला है। सुप्रीम एक्सरसाइज, अब ये केस लॉ के बेस्ड है कि वो जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। और दूसरा ये कि जो अभी लेटेस्ट केस आया था 2023 में, जिसमें एडिटेबल ब्रेकडाउन की भी, और आपको ये मेंस में भी क्वेश्चन आया था, तो शिल्पा सलेश वरुण श्रीनिवास वाला 2023 का, ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, इसलिए आपको केस लॉ पे भी थोड़ा सा मेंस लेटेस्ट केस लॉ पे भी ध्यान देना। टी श्रेष्ठा देवी, ये भी केस लॉ से क्वेश्चन था, ये आपका कंजुगल राइट से रिलेटेड, सेक्शन 9 से रिलेटेड है ये। बाइगेमस मैरिजेस वॉइड अंडर हिंदू लॉ, चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ऑब्वियसली बाइगेमस मैरिज हिंदू लॉ में वॉइड होगी, लेकिन जो बच्चा born out of void marriage is legitimate child in his parents, तो उसको legitimate बोलेंगे, बट बाय बच्चों सेक्शन 16 बोलेंगे अगर इस तरह से दिया जाता, चाइल्ड born out of void marriage, ठीक है। तो बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्क्रैप स्क्रैप ये दोनों। हिंदू कैन डिस्पोज ऑफ इज इंटेस्टेट इन मिताक्षर को पर्सन प्रॉपर्टी बाय ए, यहाँ पे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग सेक्शन 30 भी अगर आप देखोगे, इन्होंने क्या लिया, वैसे तो सेल भी कर सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, यानी जो उसका शेयर है, बट आपको बेरक के अकॉर्डिंग जाना है। बेरक के अकॉर्डिंग ऑप्शनल आंसर की में भी इन्होंने ए कर दिया विल, क्योंकि 30 सेक्शन 30 किसके बात कर रहा है, विल, तो हमने मिताक्षरा के अकॉर्डिंग जाना है यहाँ पे। एज पर द टीपीए, इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट सच गिफ्ट इज, ये भी आपका, आप जब टीपीए का 122 पढ़ोगे तो उसमें आपको दिया हुआ है, सच गिफ्ट इज वॉइड गिफ्ट मानी जाएगी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Where an honor transfer property and interest is created for the benefit of the person not than living, मतलब अनबॉर्न पर्सन की बात कर रहा है, he acquired upon his birth a vested interest, such a person would always entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth। तो अब देखो ये 20 से क्वेश्चन है आपका, इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 मे नॉट ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि बर्थ के वो पोस्टपोन भी हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। मे नॉट इंटाइटल द इंजॉयमेंट देयर ऑफ इमीडिएटली, देखो ये यहाँ पे लिखा है आपका, पूरा बेरक्ट की लैंग्वेज आपको रीड करनी है, उन्होंने नॉट नहीं लगा दिया, इन्होंने नॉट को हटा के इंटाइटलमेंट कर दिया, तो इस तरह से आपको बेरक्ट यहाँ पे रीड करना है। टेस्टेड इन रिलेशन टू इंस्ट्रूमेंट मीन सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज था, डेफिनेशन क्लॉज ईच एंड एवरी डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी है। विटनेस, इसमें बी ऑप्शन सही है।
ओनली 1 and 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, अटेस्टेड 2 or more विटनेस, जब आप विटनेस की डेफिनेशन देखोगे अटेस्टेड की, वहां पे आपको मिल जाएगा ईच ऑफ द विटनेस हैज बीन executant signed or fixed his marked instrument, and 3, each of witness has signed the instrument in the presence of the executant. More than one of such witness shall have been present at the same time. ऐसा जरूरी भी नहीं है, वो अलग अलग टाइम पे भी हो सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू, ऑब्वियसली कहाँ पे अप्लाई होगा, मॉर्गेज में अप्लाई होगा, 92 का सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रैप कर दिया गया। अंडर सेक्शन 10 टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी फ्रॉम पार्टिंग विद हिज इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, द कंडीशन और लिमिटेशन इज बी, ऑब्वियसली वॉइड। ठीक है, 10 में सॉरी वॉइड condition of limitation absolutely restraining the transferee from parting with his interest in the property, the condition of limitation is void रहेगा, सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कंडीशन इज लिमिटेशन इज void, यहाँ पे लिखा है ना कंडीशन लिमिटेशन इज void, वो यहाँ पे टाइपिंग गलती है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा ये। ठीक है, then Mr. Sukant transfer property to X to Mr. Kushal for 60 lakh, representing that he has a present interest therein, whereas he has in fact only a special succession। अब देखो ये सेक्शन 6 से भी लग रहा है आपको, सेक्शन स्पेस सक्सेशन दिया है सेक्शन 43 ऑफ टीपीएस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, Kushal however has taken the transfer on the faith of that representation and for consideration, Kushal in this case is entitled to benefit of the property X under the following provision of the, ये आपके पास ऑप्शन है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सेक्शन 43 का। सेक्शन 43 इज लेड ऑन इन जमुना मस्जिद मरकरा कोडियम मनिंद्रा देवा केस है, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और उसी के फैक्ट है ये। टीपीएस सेल इज ट्रांसफर ऑफ, सेल क्या करता है, एक तरह से आपका ऑनरशिप ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ऑनरशिप सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। अ लीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर टर्मिनेबल ऑन द पार्ट ऑफ आइदर लेसर और लेसी बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ डेज, तो ये बी ऑप्शन रहेगा 6 मंथ का। जब आप 106 देखोगे टीपीए का, तो 106 में आपका 6 मंथ का पीरियड रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रूल ऑफ लेस पेंडेंस, सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि लिस्ट पेंडेंस क्या होना चाहिए, ट्रू नॉट ट्रू। अब देखो नॉट ट्रू क्या है, द सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग में भी कल्यूसिव नहीं होना चाहिए, मतलब मिली एक दूसरे से मिला नहीं होना चाहिए कि आपने जानबूझ के सूट फाइल किया, दो आदमी ने मिलकर सूट फाइल किया, कल्यूसिव नेचर का नहीं होना चाहिए। जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे उसमें ये वर्ड आपको मिल जाएगा 52 में। विद रेफरेंस टू लिमिटेशन एक्ट मैच लिस्ट, यहाँ पे मैच लिस्ट है, आप अगर देखोगे इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, तो यहाँ पे 17 पे चले जाओगे आप, फिर डिफेक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन सेक्शन 14 पे चले जाओगे, बार ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 3 पे चले जाओगे, सूट फॉर पॉपर सेक्शन 13 पे चले जाओगे। इस तरह से आपको मैच करना, ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, अब ये डेफिनेशन से पूछा गया है। बी यहाँ पे एप्लीकेशन इंक्लूड और पटिशन ऑल्सो इंक्लूड, तो एप्लीकेशन पॉइंट आपको 2B में दे रखा है, ये अच्छे से रीड करना है। लिमिटेशन का भी छोटा एक्ट है, 10 क्वेश्चन आते हैं, रेंट एक्ट है 10 क्वेश्चन आते हैं, और इवन कॉन्ट्रैक्ट भी छोटा ही है, 75 तक सेक्शन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। In case of continuing breach of contract or in case of continuing tort, the Limitation Act provides as follow. So a fresh period of limitation begin to run every time during which the said breach or tort continue. The test is not whether the right is continue right, but whether the wrong is continue wrong. Continue breach is different from successive breach. तो all are correct है यहाँ पे। जब section 22 and 23 आप देखोगे 22 of Limitation Act का, तो आपका आंसर वहां मिल जाएगा। Where the prescribed period of limitation for any application or suit is expiring on a holiday, such application or suit में भी सेक्शन 4 से क्वेश्चन है, हॉलीडे होगा तो आप नेक्स्ट डे कर सकते हो, डे प्रायर टू दैट हॉलीडे। ठीक है, एक्सपायरिंग ऑन अ हॉलीडे, सच एप्लीकेशन और सूट में बी मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज रीओपन, बिल्कुल रीओपन जब होगा तो आप कर सकते हो, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। What would be the effect of acknowledgement? Section 18 से क्वेश्चन है, लिमिटेशन एक्ट से, that in writing by the defendant after the prescribed day of limitation, तो such acknowledgement shall have no effect of limitation। मतलब आफ्टर, देखो आपका विदिन आपका लिमिटेशन पीरियड के अंदर, प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर आपको करना है, लेकिन अगर मान लो एक बार प्रेस्क्राइब पीरियड गेट्स ओवर, आफ्टर देयर पेमेंट कर रहे हो, थ्रू एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो या एक्नॉलेज कर रहे हो, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, सेक्शन सी ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे, सेक्शन 18। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज ओनली सब्सटैंटिव इन नेचर, लॉ
लिमिटेशन बार द जुडिशियल रेमेडी, यस ये सही है। लिमिटेशन एक्सटिंग्विश द राइट, नो एक्सटिंग्विश नहीं करता है। लिमिटेशन बार द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, नो। आपका बी सही रहेगा, ये सेक्शन 3 से क्वेश्चन था, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से भी। एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच नो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड एल्सवेयर, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी डी 3 ईयर्स। अगर एप्लीकेशन के लिए टाइम पीरियड कहीं भी मेंशन नहीं है तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड रहेगा आपका, 3 ईयर रहेगा। क्लियर। 113 आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट से, तो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन से जरूर एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट बाय कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट इज डे, इस यहाँ पे भी क्या रहेगा, 30 रिव्यू के लिए 30 डेज है। 124 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो आर्टिकल शेड्यूल में रखे वहां से क्वेश्चन था। असर्शन आ गया, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एम्पावर द कोर्ट टू एडमिट अ सूट आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इफ द प्लेंटिफ satisfy the court that he had sufficient cause for not instituting the suit। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सेक्शन 5 कभी भी सूट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 5 का एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होता है, अपील पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेशन भी ऑर्डर 21 के एप्लीकेशन में नॉट एप्लीकेबल। तो सूट में आपका ऑर्डर 7 रूल 6 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो वहां पे आप लिमिटेशन पीरियड अगर डिले हो जाता है वहां पे आपको अलाउ हो जाएगा, बट सेक्शन 5 एप्लीकेबल है, दैट्स वाई इसका ऑप्शन रहेगा बी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। देखो आगे लिखा आपका 30, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और रिवीजन द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज रेकॉर्ड एंड शैल बी एक्सक्लूड, सेक्शन 12 ऑफ क्लॉज 1 में क्लियर दिया गया है, ठीक है। एंड द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट वाज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूड, बिल्कुल सही है। 12 क्लॉज 1 और 12 क्लॉज 2 से क्वेश्चन था, सी दोनों करेक्ट है यहाँ पे। 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, which of the following is false? A contract is frustrated where the actual or specific subject matter of a contract has ceased to exist, and a contract यहाँ पे a contract is not frustrated where the actual or specific subject matter of the contract has ceased to exist। अगर subject matter destroy हो जाएगा, a mere amount to commercial hardship, no। अगर subject matter destroy हो जाएगा तो obviously आपका वो frustrate हो जाएगा, तो B यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। When the promise are offered to perform is part of obligation to promise is known as, क्या बोलेंगे उसको हम, सी। आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 38 से अपने ऑफर कर रहा है, परफॉर्मेंस प्रॉमिस को परफॉर्म करने का ऑफर कर रहा है, टेंडर कर रहा है, 38 से क्वेश्चन था। हेडिंग से ही क्वेश्चन था, उसकी मेन हेडिंग अगर आपको आपने पढ़ी हो तो, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर्स एग्रीमेंट वुड हैव द सेम कंसिक्वेंस एज दैट ऑफ एनी, तो इसमें ड्रंकन पर्सन व्हेन इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन इन माइनर एग्रीमेंट ऑलवेज कंसिडर एज वॉइड माना जाएगा, तो वो वॉइड माना जाएगा ना कि वॉइडेबल है, ठीक है। मोरिबी भी केस यहाँ पे याद कर लो। इफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन हैज डन सम वर्क and the furtherance performance has been referred unless by act of the other person, the party which performed the said obligation is entitled to recover reasonable compensation for that work done। the said doctrine is, इसको क्या बोलेंगे, क्वांटम मैरिज, मतलब जितना आपने काम किया उतना आपको उसको इनाम मिलेगा। सेक्शन 70 से क्वेश्चन था। ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड बट ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इलीगल, ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड, तो बोथ ए एंड 1 दोनों ट्रू है। ये आपको सेक्शन 10 से था एक, और सेक्शन 29 से, 30 और 29 से था, सॉरी 30 और 29, ये चेक कर लेना। As per the section 35, contracted contingent contract based on the specified uncertain event not happening within a fixed time, C यहाँ पे both and B are become void at the expiration of that time, expire हो गया टाइम, वो happening नहीं हुआ तो void हो जाएगा। void if the happening of that event become impossible for expiration of that time, तो ये 35 से क्वेश्चन था, 35 इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। देखो सारे बेरेक से क्वेश्चन है, कोई कहीं से ऐसा बाहर से उठ के नहीं आता है। स्क्रैप हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट 38, ये भी आपका केस लॉ बेस्ड है। आपको जैसे कालिल वाला केस है, आपका ये वाला केस है, तो इसमें तो ऑप्शन ऐसे ही है, एटकिंसन प्रिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, गिरधारी लाल कम्युनिकेशन, एरवेस्पेंसिव फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था। while interpreting standard form contract, the court has been applying the doctrine of contra performantum, the said doctrine refer to legal doctrine contract law as, इसका D ऑप्शन होगा, that any clause considered to ambiguous in a contract should be interpreted against the interest of the party has created, introduced or requested that the clause be introduced, तो D ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। देन अरेंज द फॉलोइंग इवेंट, इनको भी सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है, तो इनको कैसे अरेंज करना है, अगर ऑफर ऑफ द, देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका,
ये वाला आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड ऑफर रिजेक्टेड भी हो सकता है, फिर काउंटर ऑफर करेगा, फिर काउंटर इज एक्सेप्टेड। तो इस तरह से आपको उसको अरेंज करना है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी रहेगा, सी में अरेंज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि पहले ऑफर ही होगा तभी वो कम्युनिकेट होगा, फिर रिजेक्ट होगा, फिर काउंटर ऑफर करेगा, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। अब तो रेंट एक्ट के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रेंट एक्ट के थे, एक तो इसमें स्क्रैप हो गए। नॉट और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अंडर द हिमाचल, बिकॉज डेफिनेशन क्लॉज से ही आया, डेफिनेशन आप अच्छे से करोगे, लोकल एक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बिल्डिंग बीइंग यूज्ड मैनली फॉर द पर्पज बिजनेस ऑबली, उसको हम नॉन रेजिडेंशियल बोलेंगे, पर्पज फॉर ट्रेड। ठीक है, बेरेक से क्वेश्चन दिया गया है। तो बिल्डिंग लेट आउट रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल पर्पज रेफरेबली टू मोर देन वन पर्सन, अ पोर्शन देयर ऑफ आउट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस। तो नॉट और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो इन्होंने इसको सी करेक्ट किया, और ये 2E से क्वेश्चन है। 2E जब रीड करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। फिर ऑप्शन आ गया किस तरह से आप बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपका राइट टू इमीडिएट पोजीशन सेक्शन 15 आ जाएगा, रेंट वाला ये आ जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा। इस तरह से आप इनको मैचिंग कर सकते हैं। इसका बी ऑप्शन रहेगा। विच आर द फॉलोइंग नॉट अ स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड, भी स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड जो सेक्शन 15 में है और 2D में कौन सा स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड नहीं है, सेक्शन 15 भी इसके रिगार्डिंग है। और ये रिटायर्ड आर्मी और पर्सन हु परचेजेस अ बिल्डिंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस, तो वो नहीं रहेगा यहाँ पे। एज पर सेक्शन 7 ऑफ प्रोवाइजो HP अंडर रेंट कंट्रोल, एनी एग्रीमेंट फॉर पेमेंट ऑफ एनी सम इन एडिशन टू फेयर रेंट और एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ सच फेयर रेंट एक्सीड, क्योंकि यहाँ पे फेयर रेंट पूछा गया है आपका, तो यहाँ पे बी होगा शैल बी नल एंड वॉइड। जब सेक्शन 7 देखोगे वहां पे कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते एक्सेस, तो नल एंड वॉइड होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट से डायरेक्ट किया होगा तो अच्छे से आ जाएगा। द कंट्रोलर अंडर HP रेंट कंट्रोलर कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर फॉलोइंग पर्पज, वैलिडेशन, रिकवरी ऑफ फाइन, टू मेक रूल्स, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे बी रहेगा, रिकवरी ऑफ फाइन के लिए रहेगा, तो आप इसको मजिस्ट्रेट की जो पावर है 35 सेक्शन होगा शायद, तो ये सॉरी 31 सेक्शन है रेंट कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रैप किया गया। नेक्स्ट 47 डिपॉजिट ऑफ रेंट 21 से रिलेटेड है। शैल नॉट बी accompanied by an application by the tenant containing the following particular, C ऑप्शन रहेगा the name and address of the tenant, a person claiming entitled to such rent। 21 क्लॉज 2 से था, तो आप 21(2) क्लॉज को रीड कर सकते हैं। फिर 21 से क्वेश्चन था आपका, विद इन 30 days of the time referred to 20 for payment of rent, the if the tenant willfully make any false statement in his application for depositing rent, ये यहाँ पे ओनली 2 रहेगा। ठीक है, 22 का। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास बाय द कंट्रोलर से, अगर मान लो सेटिस्फाइड नहीं है, मैं प्रेफर एन अपील, कहाँ पे प्रेफर करेगा अपील, कितने टाइम के अंदर, इसमें D1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट रहेंगे। विद इन 15 डेज, ये 24 से क्वेश्चन है, 24 क्लॉज 1B आप देख लोगे, तो ये तीनों ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रैप किया गया। ठीक है, अब लास्ट जो पेपर है वो है आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्रिमिनल लॉ के पेपर में थोड़ा सा आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, आप फिर भी आप इसमें देखना कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे। CRPC से 14 क्वेश्चन, IPC से 10 क्वेश्चन, NIX से छोटा सा 4 क्वेश्चन, एक्साइज एक्ट से लोकल एक्ट है 4 क्वेश्चन, इन फॉरेस्ट एक्ट 2 क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ 2 क्वेश्चन। ठीक है, एंड पोक्सो से 4 क्वेश्चन, पोश एक्ट से 0, DV एक्ट से 2 क्वेश्चन, JJ एक्ट से 1 क्वेश्चन, PNDT से 0, एंड मॉड्यूलर जो एक्स्ट्रा वो 3 और स्क्रैप हो गए थे 3। मॉड्यूलर जो बैंकॉक गाइडलाइन है, बेंगलोर गाइडलाइन है, उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये देखना। पहला क्वेश्चन आपको जजमेंट बेस्ड पे था, और ये जजमेंट था कि अगर FIR जजेस के अगेंस्ट होती, कौन सा केस था वो था बीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1991 का केस था। तो केस लॉ भी आपको पता होना चाहिए, प्रोसीजर का केस लॉ है। सेकंड क्वेश्चन था मेडिकल एग्जामिनेशन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तो पोक्सो से आया था, बट इसको CRPC के साथ कोरिलेट करते कि कहाँ पे होता है, वो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया, क्योंकि बेशक पोक्सो स्पेशल एक्ट है बस, बट उसका जो प्रोसीजर है वो सेम CRPC में ही दिया हुआ है। तो 164 CRPC से क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आपका ये भी आपका DV एक्ट से था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड डेफिनेशन शेयर हाउस होल्ड, तो डेफिनेशन से क्वेश्चन था। डेफिनेशन छोटे एक्ट बहुत अच्छे से करना है, बहुत सारे बच्चों को देखिए हम छोटे एक्ट कैसे करें, तो आप डेफिनेशन क्लॉज करो, अमेंडमेंट करो, कमेंसमेंट देखो, उनकी सेक्शन के कंटेंट देखो, इंडेक्स देखो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 4 डोमेस्टिक, ये केस लॉ से बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसमें आपको जस्टिस का नाम वगैरह पूछे तो A यहाँ पे ऑप्शन सही राइट आंसर था। 12 आपका JJ एक्ट से था, bail to person who is apparently a child alleged in conflict with law, preliminary assessment of the heinous and board power of children court,
तो ये सेक्शन 12 की बात करें तो वो सिर्फ बेल से रिलेटेड जो चाइल्ड पहला जो 12 है, अगर हेडिंग आपको पता हो सेक्शन 12 की, तो बेल से रिलेटेड ही डील करता है। पावर ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 90 एक्सेट्रा डील करते हैं। तो यहाँ पे 12 था। विच ऑफ द, ये 326 से था आपका, आईपीसी से क्वेश्चन था। कॉम्पिटेंट कोर्ट, भाई कौन ट्रायल कर सकता है। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे 354A है, कई बार छोटे जैसे 370 है, ऐसे ऐसे केसेस को कौन ट्रायल कर सकता है, इससे भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता था। ये था कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कर सकता है, करता है। वॉयरिज्म, वॉयरिज्म कौन से सेक्शन में है, तो ये 354C में है वॉयरिज्म। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता। अब ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़ा सा आपको लगता है कि ये मुझे नॉलेज नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा जो सबको पता नहीं है, 1% बच्चों को पता होगा, तो इसमें ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं होती अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए। बाकी क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रीड कर सकते हैं आप यहाँ से। देन नेक्स्ट, फिर से आप जजमेंट में पूछ सके, नालसा में जो थर्ड जेंडर है उसका कौन सा, जो एसिड अटैक है, रेप एक्सेट्रा विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के बारे में कौन से केस में बात करो, तो इसमें वेरी फेमस केस है निपुण सक्सेना इन ऑफ इंडिया। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, केस लॉ बेस्ड था। रिसेंटली फिर केस लॉ, ये पोक्सो का केस था, आपने सुना, स्किन टू स्किन वाला केस लॉ, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में उसको ओवर रूल कर दिया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको चैलेंज किया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट के जज को, जजमेंट को। तो ये ए था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस तीश, ठीक है। तो ये था यहाँ पे, नॉट विथ स्टैंडिंग द सीआरपीसी। अब ये आपका एनआई एक्ट से क्वेश्चन था, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। एनआई एक्ट में देखो कम सेक्शन है, बट बहुत अच्छे से आप उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो कितने टाइम के अंदर आप उसको कॉज ऑफ एक्शन अरोज होगा, तो यहाँ पे 1 मंथ के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, 142 क्लॉज 1 आई एनआई एक्ट से ये क्वेश्चन था। देन फिर आपको ये वाइल्ड से क्वेश्चन था, बट ये वाइल्ड से शायद ही किसी को आता होगा। तो ये क्वेश्चन आपका केस लॉ बेस्ड था, कि आप जब सेक्शन 11 देखोगे सेल्फ डिफेंस आप ले सकते हो वहां पे। तो ये तिलक बहादुर राय वाला केस था, बी इसका सही ऑप्शन रहेगा। ये फॉलोइंग द मैच था, एक्साइज एक्साइज एक्ट से था कि कौन कौन से क्वेश्चन कैंसिलेशन सस्पेंड आपका, ठीक है। ये सारे मैचिंग वाले हैं, तो सेक्शन आपको पता नहीं कि बहुत इजी होते हैं मैचिंग वाले, अच्छे से इसका सी ऑप्शन होना था, हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, केस लॉ पूछा था, बट केस लॉ के अंदर आपको जस्टिस का नाम पूछा था कि भाई ये डिलीवर किसने, प्रोनाउंस किसने की जजमेंट। अब ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, केस लॉ में कई बार 5 जज बेंच होता है, 3 जज बेंच होता है, 2 जज बेंच होता है, लेकिन एक ही आदमी उसको डिलीवर करता है, प्रोनाउंस करता है। बेंच में तो बहुत सारे हैं, तो एक है। तो इसमें था शाहबानू केस, जो अहमद शाहबानू केस, इसका आइडिया लग जाता है, जैसे सकीरी वासु केस है, उसमें देख लो कौन जज है, या फिर जो शिल्पा शिलेश में कौन जस्टिस है, इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये चीजें हमारे टेस्ट पेपर में कवर कर रखी है हमने, टेस्ट पेपर जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देन शाहबानू केस में आपका ए था, चीफ जस्टिस जो वाई सी चंद्रचूड़ थे, तो वो थे इसमें जिन्होंने इसको डिलीवर किया था। नेक्स्ट आपका फिर से पोक्सो सा एक्ट आ गया कि पनिशमेंट फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज। पोर्नोग्राफी के लिए सिर्फ सेक्शन पता होना चाहिए आपका, पर्पज देखो डिफाइन अलग सेक्शन में है, लेकिन पनिशमेंट अलग है। तो आपने ये देखना पनिशमेंट पूछा है कि डिफाइन पूछा है। सेक्शन 16 फिर से आपका आईपीसी से क्वेश्चन था, अब बिल्कुल केस लॉ बेस्ड सबको पता होगा, सुरेश कुमार कौशल वैसे नाज फाउंडेशन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रैप किया गया। नेक्स्ट आईपीसी से क्वेश्चन था, ये आपका मैचिंग वाला था। मैचिंग वाले बहुत इजी हो जाते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन में। देखो 92 क्वेश्चन था, 268 न्यूसेंस था, 132 एंड 76 जो जनरल एक्सेप्शन से था, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट फिर से आपका एक्साइज एक्ट से 26 से एक्ट था कि कितनी पनिशमेंट आपको किस पर्सन को दी जाती है अगर कोई सोल्ड करता है, बार बेंड एक्सेट्रा जो लिखकर 26 के अंदर पनिशमेंट है, ये याद करनी। बट एचपी एक्साइज अमेंड हो गया है, कुछ पनिशमेंट अमेंड हुए, तो आपको अमेंडेड पनिशमेंट इस बार आ सकती है, जो 9 दिसंबर 2024 से एप्लीकेबल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रैप किया गया। नेक्स्ट 154 से फिर आपका केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको केस लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन केस लॉ पूछा था, एक यहाँ पे लाइसेंस प्रोविडेड से पूछा था, सेक्शन 44 होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ये भी मैचिंग वाला था, देखो 3 मैचिंग वाले हो गए, 2 ऊपर है, 3 तीसरा फोर्थ क्वेश्चन है मैचिंग वाला, बहुत इजी से हो जाते हैं। सेक्शन पे कंटेंट इंडेक्स पे प्रॉपर्ली ध्यान दो। नेक्स्ट इन क्वेश्चन आपका कन्विक्शन समरी ट्रायल में कितनी कन्विक्शन हो सकती है, जो एनआई एक्ट में दे रखे 143 में, तो उसमें नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और एन अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। तो आपका वहां पे एंड भी होगा और भी होगा, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सेक्शन 195A ऑफ द सीआरपीसी है, प्रोवाइड राइट टू फाइल अ कंप्लेंट टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा डी 195A, ठीक है। देन फिर एक्साइज एक्ट सेक्शन 8 से पावर उसकी देख लो, इसमें पावर टू पनिश इट इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट
अकाउंट आर फॉल्स एंड इनकरेक्ट, वो यहाँ पे आप सेक्शन 8 को अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रैप हो गया। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम इस क्वेश्चन, एक्स व्हाइल कमिटिंग द मर्डर रिमूव सम ऑर्नामेंट फ्रॉम डेड बॉडी, दो द अक्यूज एक्स वाज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर, द रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट अपॉन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो डेड बॉडी है, जब भी हम किसी थेफ्ट कब होता है, जब पोजेशन में होता है किसी की, तो डेड बॉडी तो खुद एक बॉडी है, ठीक है, तो वो लिविंग पर्सन है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा, मिस एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। और ये हमारे टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी पॉक्सो से था, मेडिकल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग, और ये 27 से था, ठीक है, आपका जो पॉक्सो में है। सी बोथ ए एंड बी दोनों ट्रू है। और कैन प्रोसीड सेक्शन 340, ये सीआरपीसी से क्वेश्चन है, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल, ये तीनों कर सकते हैं। तीनों कोर्ट में यहाँ पे अगर कोई कॉन्टेम्प्ट करता है 340 के प्रोसीडिंग हो सकते हैं। 195 सीआरपीसी, इसके लिए आपने एक बार चेक कर लेना। 195 में कॉग्निजेंस के पास ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। Then section of the CRPC state that compensation payable to victim under 357A will be addition to compensation payable, तो ऑब्वियसली इसमें सी आएगा। 357B पूरा सेक्शन से उठा के डाले हुए हैं, कहीं से ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस है ही नहीं क्वेश्चन यहाँ पे। फॉरेस्ट के दो क्वेश्चन आए थे। एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ फॉरेस्ट एलिमेंट, इसमें पूछा कि क्या क्या पावर है, तो डी यहाँ पे, ए बी दोनों उसकी पावर है, ठीक है, तो दोनों करेक्ट होंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीआरपीसी का डील विद द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू अरेस्ट, अरेस्ट की मैजिस्ट्रेट की पावर कौन सी है, तो वो वी है 44 है, देखो 41, 43, 44, ये तीनों सेक्शन आपको रीड करना है सीआरपीसी के। देन एक्स वाज कन्विक्टेड बाय एडिशनल सेशन जज 302 of the Indian Penal Code. Later on, the appointment of judges was quashed by the High Court on the ground that his appointment was in violation of the provision of 233 of the Constitution. Thereupon, a point was raised that the judgment rendered by the additional session judge were void and required to set aside the, तो इसमें जजमेंट इज नॉट void, क्योंकि ऑलरेडी जिस टाइम वो जजमेंट प्रोनाउंस की तब क्योंकि हिमाचल में एक ऐसा हुआ भी था, अभी दो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी, उसमें एक जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर लिया, तो शायद उस बेसिस पे ये क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे से भी क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसमें लॉजिक लगाना है। आप 223 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक्ट से बिल्कुल सिंपल है, 3 कैटेगरी है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। डॉक्टर राहुल गेव स्टेटमेंट टू पुलिस दैट हिज 14-year-old daughter Rima was killed by his servants Manu. The police registered an FIR based on the statement of Dr. Rahul. The police questioned Dr. Geeta, wife of the Dr. Rahul, and she also gave statement in tune with the statement of Dr. Rahul. On investigation, it was revealed that the Rima was killed by the Dr. Kapalin sir. अब देखो क्या इसमें पूछा गया था, क्या सेकंड एफआईआर जरूरी है कि नहीं। देखो जब ये एफआईआर तो सेकंड एफआईआर सेम ट्रांजैक्शन में सेम फैक्ट पे, तो नो सेकंड एफआईआर रिक्वायर्ड, तो बट उसी में रिपोर्ट कर देंगे वो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है 154 सीआरपीसी से। द ऑफेंस ऑफ 138 ऑफ एनआई एक्ट इज, ये क्या कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंसेस है। ये आपका 146 147 में मिल जाएगा एनआई एक्ट में। ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस कवर अंडर सेक्शन सीआरपीसी, तो कहाँ पे है 359 में। ये 359 सीआरपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन था। A is accused of theft on one occasion of the grievous assault on another occasion applying to 18. Obviously, अगर वो यहाँ पे A must be separate charge and separate trial for theft and causing grievous assault, क्योंकि अलग अलग occasion पे तो सेपरेट ट्रायल होगा। वैसे भी 218 आपका सेपरेट ट्रायल के लिए बोलता है, लेकिन प्रोवाइजो वहाँ पे जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड विद सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। अब कौन सा केस से रिलेटेड, 84 85 इस बहुत सारे केसेस आते रहते हैं यहाँ पे, तो वी आर वे से डुल्ले नहीं है, आर वे से डुल्ले नेसेसिटी से रिलेटेड केसेस है, जो कि इससे रिलेटेड है, बाकी ये सारे इंसैनिटी से रिलेटेड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 41, ये अमेंडमेंट 2013 की आपकी हुई, प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो जो एक्सटेंड तो वॉलंटरी कॉजिंग डेथ, ये तो सी आ गया। एस्टेटिक 7th क्लॉज जहाँ पे ऐड किया गया, ये पीछे भी पूछा गया, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था एचपी जुडिशरी में। इंडिया हैज अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड इन ईयर। अब देखो ये आपका जो गाइडलाइन है मॉड्यूलर है, जो नया यहाँ पे ऐड किया, उससे क्वेश्चन पूछा 1992 की बात है। अगर आप गाइडलाइन को पढ़ लोगे उसमें ये ईयर वगैरह आपको मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्सर्टेड 228 ऑफ द आईपीसी, कब ये अमेंडमेंट किया गया, ऐसे बहुत सारे सेक्शन पूछे जाएंगे, जैसे 55 को कब रिमूव किया गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो पनिशमेंट है कब रिमूव किया गया, कब कोई ऐड किया, इंसर्ट किया गया, तो इस चीजों पे आपको थोड़ा बारीकली यहाँ पे ध्यान देना है, माइन्यूटली यहाँ पे देखना है। तो वी ऑप्शन सही रहेगा 1983। द फर्स्ट बायोलॉजी की थ्योरी ऑफ केस कॉजेशन इन 19th सेंचुरी, ये भी थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था,
इसमें सेजारा लैम्बोर्सो है। और विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू सेक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय नेगोशिएशन स्प्रिंग, की भी ऑर्डिनेंस 2015 के कौन सा न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, वो है आपका 142A आपका जो न्यू है आप, और उसके बाद अमेंडमेंट भी हुआ 2015 में। द कॉम्पनसेशन टू विक्टिम ऑफ क्राइम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल, ये तो पोक्सो से एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ पे आपका स्पेशल कोर्ट एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रहेगा, पोक्सो से ये क्वेश्चन था। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आर इनकरेक्ट, अब इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन आपका सी रहेगा, 2, 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट। और नथिंग ऑफेंस विच डन इन एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऑब्वियसली 96 में आप देखोगे कोई भी ऑफेंस नहीं अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे। अ पर्सन हैज राइट टू डिफेंड इज ऑन बॉडी ओनली एंड नॉट द बॉडी ऑफ अदर, नहीं ये सर 97 में जब देखोगे तो अपनी बॉडी के अगेंस्ट तो है ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट, अदर बॉडी के अगेंस्ट भी है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सटेंडेड टू कॉज डेथ अगेंस्ट एनी एक्ट विच इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस, ये राइट टू प्राइवेट एक्सटेंडेड नो ऑफेंस होना चाहिए अपने आप में। 97 से ये क्वेश्चन था, 96 और 97 से ये सारे ऑप्शन यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कन्वेंशन, अब मैंने आपका मॉड्यूलस दिया जो गाइडलाइन है ये आपका बी रहेगा, आर्टिकल 5 रहेगा, उन गाइडलाइंस को रीड कर लेना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड करेक्ट, ये जेजेएक्स से सॉरी ये पूछा गया था कि कौन सा वर्मा कमेटी जो है आपका 2013 की अमेंडमेंट कमेटी भी थी, तो इसमें सी द मोस्ट रिकमेंडेड द जस्टिस वर्मा कमेटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013, ठीक है। तो उन्हीं की बेस पे था, उन्हीं की कमेटी थी उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द एचपी एक्सरसाइज, अब चैप्टर नंबर भी पूछा गया, तो बी चैप्टर नंबर 5। तो ये था आपका एचपी जुडिशरी 2023 को जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम। इसको देखने के बाद आप थोड़ा अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं किस तरह का वो प्रिपरेशन करनी है, चाहे सिविल लॉ 1 की बात करो, सिविल लॉ 2 की, और क्रिमिनल लॉ की बात करो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। और इसमें मैंने ऑलरेडी प्लान बना रखा है कि आपको सिविल लॉ 1 से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आपका क्रिमिनल लॉ का कितना है अकॉर्डिंग टू दैट आपको वेटेज कितना रहेगा। बट ये सर्टेन नहीं होता कि जैसे स्टैप एक्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, जरूरी नहीं है कि इस बार भी 1 क्वेश्चन ही आएगा, हो सकता है 4 एंड 5 क्वेश्चन भी आए, हो सकता है क्वेश्चन ही ना आए, ठीक है। और आपके जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में 11 सब्जेक्ट है, 11 सब्जेक्ट में से जैसे लास्ट टाइम पोस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार मे बी पोस्ट से आ सकता है, डीबीएक्स से आ सकता है, जेजेएक्स से आ सकता है पिछली बार, बट यहाँ पे लोकल एक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो लोकल एक्ट को थोड़ा सा आप लोग माइनरली देख लेना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट जो पेपर है, एक बार इसको आप चेक कर लेना। थैंक यू।